मनाली 2035 में कैसा हो, उसके तहत दूसरे पैनलिस्ट ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना देते हैं एक बार फिर से, क्योंकि लगातार हम एक ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा इस खास कार्यक्रम में कर रहे हैं जो मनाली के भविष्य से जुड़ी है। अगले पैनल के दोनों ही हमारे गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप दोनों ने ही काफ़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पहले सवाल का जवाब जो है कपिल नेगी जी आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि आप एक ऐसी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो लोगों की जान बचाता है। मैं यहाँ बैठे तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा, एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के इनके और ऐसे साथी हैं जो इतने प्रोफेशनल्स हैं, जो तमाम ऊंचे इलाकों पर जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, जहाँ पर पहुँच नहीं सकता है कोई, वहाँ से ये तमाम लोगों को जो है बचाते हैं। बहुत सारी लोगों को जो है उनकी ज़िंदगियाँ बचा चुके हैं। उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं और आपकी पूरी टीम बधाई के पात्र है। आपसे यही इसी सब्जेक्ट पर जो है सवाल का जवाब लेना चाहूँगा। कहीं ना कहीं मनाली में एडवेंचर टूरिज़्म का भविष्य जो है वो एक ब्राइटर साइड पर है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं आज भी उसकी ज़रूरत महसूस आपको होती होगी। आप किस तरीके से देखते हैं कि 2035 तक जो है इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए आपको क्या लगता है कि कुछ कड़े कदम जो है सरकार को उठाने चाहिए, ताकि आप जैसे बहुत सारे लोगों का रोज़गार और भी तरीके से सुरक्षित हो? थैंक यू संदीप जी, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी आज यहाँ आके अपने आप को एक्सप्रेस करने की। तो सबसे पहले तो हम लोग एडवोकेसी, हमारी जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं कहूँगा कि एक बेहतरीन सिस्टम की ज़रूरत है। इस सब चीज़ का एक ही हल है, सिस्टम एंड पॉलिसी। अब जब भी हम सिस्टम और पॉलिसी बनाते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं पॉलिसी। पहले पॉलिसी बनती है, फिर लोगों पर पॉलिसी थोपी जाती है। मुझे लगता है सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप लोकल इकोसिस्टम को समझें और जो आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं उन पर हम पॉलिसी बनाएं। और इसमें जो सबसे ज़रूरी है वो इंगेज करना है आपको लोकल मासेस को सिस्टम में, चाहे वो अलग अलग यूनिट्स में है, जैसे हमारी एसोसिएशंस है, विलेज गवर्नमेंट्स है, पंचायत्स है, यूथ ग्रुप्स है, आपको उसको सिस्टम में लेना है। और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है हमारी रेस्क्यू एसोसिएशन। पिछले 4-5 सालों से हम लोग ये रेस्क्यू का एक नेटवर्क चला रहे हैं और ये हमारा पूरा वॉलंटियर नेटवर्क है। और इसमें गवर्नमेंट और जो एसोसिएशन लेवल पर हम मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो फीडबैक जो है वो ग्राउंड से जाता है और गवर्नमेंट हमारे को एम्पावर करती है और एक बहुत बेहतरीन सिस्टम डेवलप होता है। और आज पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं, अमेरिका से लेके स्लोवेनिया से लेके श्रीलंका, काफ़ी लोगों को हमने यहाँ पर ऐसी ऐसी जगहों से निकाला है, शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो ये मुझे लगता है ये बहुत स्ट्रेंथ है। जब आप इंगेज करते हैं मासेस को सिस्टम में, तो उसकी इफ़ेक्टिविटी ऑन द ग्राउंड बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि जब भी आप कोई लड़ाई लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं, तो आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। अल्टीमेटली आपको जंग जो है लड़ाई ग्राउंड में लड़नी पड़ती है। अब जो गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो मैन पावर क्या है, वो आपके जो प्रोफेशनल्स हैं। जो मनाली में अभी अब मैं आपको बताऊं कि हज़ारों जो गाइड्स हैं, माउंटनियर्स हैं, घोड़े वाले हैं, पोर्टर्स हैं, ये सब अपने लेवल पर अलग अलग काम कर रहे हैं। और पॉलिसी और जो सिस्टम है उनको एक सांचे में और एक ढांचे में अगर ये सब आ जाए तो एक बेहतरीन सिस्टम बन सकता है। बिल्कुल। तो जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे एक सिस्टम में लाया जाए, तो ये जो चैलेंजेस जिनका सामना फिलहाल के लिए हम कर रहे हैं उनको दूर किया जा सकता है। रोशन लाल जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, अक्सर हमने वो तस्वीरें देखी हैं जो बिफोर और आफ्टर को दर्शाती है। आज हम उस तस्वीर पर बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट और फ्यूचर को दर्शाने वाली है। आने वाले फ्यूचर में आप क्या देखते हैं, किस तरह से एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वो उभर करके आने वाला है और क्या बड़े बदलाव देखते हैं? देखिए, हमारे को 2 लेवल पे एट प्रेजेंट में काम करना पड़ेगा। एक तो जो एग्जिस्टिंग टूरिज़्म है, जो इस टूरिज़्म के अंडर में हम जो है गतिविधियां करते हैं, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और उसको रेगुलेट इस तरह से किया जाए कि लोकल लोग जो उसमें इन्वॉल्व है वो उसको एक्सेप्ट करें। आप जैसे कपिल जी ने पहले एक्सप्लेन किया कि अगर ऐसी पॉलिसी थोपी जाती है जो ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो क्योस पैदा होता है। दूसरा है जो फ्यूचर में जो
हमारे को और डेवलपमेंट करना है। पहले तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि जो भी एक्टिविटी है उसके लिए एरियाज़ को चिन्हित करना पड़ेगा और उस एरिया को वहाँ की ज़रूरत के मुताबिक उसके अनुसार वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है उसके मुताबिक उसको डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन साथ में ही जो भी एक्टिविटी जहाँ भी करना है उसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा और लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि जो भी एक्टिविटी वहाँ पे आप प्लान कर रहे हैं कि ताकि वो आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं उनको सही ढंग से हैंडल करें और वो सेफ़ घर को चले जाएँ। जब तक हम इस पे जोर नहीं देंगे तो वो चीज़ शायद ही डेवलप हो पाएगी। ठाकुर साहब, आप तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हैं। जिस तरीके से पैराग्लाइडिंग को जो है आपने इंट्रोड्यूस किया था और पैराग्लाइडिंग आज एक ऐसा एक स्पोर्ट बन चुका है जो लोगों के रोज़गार का सीधा जो है वो एक माध्यम बनता जा रहा है। जिस तरीके से लगातार बहुत सारी ऐसी टूरिज़्म साइट्स जो हैं लोगों को रोज़गार दे रही हैं, वो चाहे पहले सोलंग वैली थी या फिर रोहतांग के पास थी, लेकिन अब कुल्लू से एक्सपैंड होते होते प्रदेश के दूसरे ज़िला में भी जो है एडवेंचर से रिलेटेड लोग जो है रोज़गार कमा रहे हैं। स्किल्ड जो है आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं और किस तरीके से आप देखते हैं कि आने वाले समय में इंस्टीट्यूशनल तौर पर जो है तमाम इन लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए ताकि स्किल्ड मैनर वे में सेफ्टी के साथ साथ जो है अपनी सर्विसेज को जो है और इम्प्रूव किया जाए। देखिए संदीप जी, मैं सुनता ये तो बहुत खुशी की बात है कि पैराग्लाइडिंग आज जिस स्तर पे पहुंची है और कुल्लू वैली में हर नेक्स्ट रीच में आपको पैराग्लाइडिंग की साइट मिल रही है और ऑल ओवर हिमाचल में पैराग्लाइडिंग फैल गई है। अगर आप देखेंगे कि खासकर बुरवा विलेज, शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहाँ से उनके बच्चे जो है पैराग्लाइडिंग में इन्वॉल्व ना, ये अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ को अभी भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसका ट्रेनिंग या एजुकेशन प्रॉपर ढंग से हो, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। ऑन पॉलिसीज़ है, रूल्स सब गवर्नमेंट ने फ्लोट किए हुए, लेकिन वो ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, जैसा कि पहले भी डिस्कस किया। क्योंकि पॉलिसी ऐसे बनाई गई है जिसमें जो लोग इन्वॉल्व है उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया जब वो पॉलिसी फ्रेम की गई थी। और मेरे को लगता है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और जो खासकर अगर पैराग्लाइडिंग की बात करें तो ये सीरियस स्पोर्ट है, लेकिन इतना ईजिली अवेलेबल हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी भी गलती हो जाती तो जान जा सकती है। और जो आपको सुनने में भी आता, देखने में भी आता, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी को जो है दोबारा से रिव्यू करे और उसको जो ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो सकता है और सेफ्टी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है उसको लागू करे। बिल्कुल, तो जो बनी हुई और एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। ग्राउंड पर जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको कहीं ना कहीं उसमें शामिल करने की ज़रूरत है ताकि बेहतर बदलाव उसमें लाए जा सके। कपिल नेगी जी, टूरिस्ट एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि एक बार अगर उसका एक्सपीरियंस बेटर रहेगा तो वो बहुत लोगों को बताएगा कि वहाँ पर जाइए, आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। क्या लगता है आने वाले 10 साल में वो एक्सपीरियंस और कितना बेहतरीन होने वाला है और मनाली और कितना ग्रो करने वाला है? मेरा ख्याल है कि इसके लिए एक माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है, इन्वायरमेंट क्रिएट करना। और इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे पहला है कि मोटिवेशन थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि जो आपका जो स्किल्ड मैन पावर है मोटिवेटेड होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए। दूसरा है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। और गवर्नमेंट के लिए मुझे लगता है 3-4 चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को करनी है। हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट हमको नौकरी दे या भत्ता दे, गवर्नमेंट को इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। वो कैसे करना है? पहले तो मोटिवेशन से, मोबिलाइजेशन से और एक माहौल बनाकर। और माहौल जब बनेगा तब लोग उसमें काम करेंगे और एक अच्छे तरीके से काम करेंगे। और फिर मुझे लगता है जो एक्सपीरियंसेस है जो टूरिस्ट के, वो हमेशा अच्छे रहेंगे, क्योंकि जो स्किल डेवलपमेंट है वो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करे। बिल्कुल, उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जो है ये समस्या जो है उसका निपटारा सही तरीके से किया जाए ताकि बेहतर तरीके से सर्विसेज जो है वो स्किल्ड मैनर वे पे टूरिस्ट हो या बाकी लोगों को दी जा सके। रोशन जी, आपसे अगले सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूँगा। आप लगभग 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुके हैं। स्कीइंग जैसे बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, पार्टिसिपेट करवा चुके हैं। आप किस तरीके से देखते हैं कि एक ऐसा स्पोर्ट है जो कहीं ना कहीं
स्पोर्ट्समैन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अपने रोज़गार के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज आप किस तरीके से देखते हैं मनाली को, और 2035 में आप क्या समझते हैं कि ऐसे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट मनाली को है ताकि हम भी इंटरनेशनल लेवल के जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं कहीं ना कहीं उसके नज़दीक पहुंच सकें? संदीप जी देखिए, जो विंटर टूरिज़्म और विंटर स्पोर्ट्स दोनों कनेक्टेड है। अगर आप देखेंगे दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज जिनका पूरा इकोनॉमी ही इस पे चलता है, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया। ऑस्ट्रिया में अगर आप देखो तो हर गांव के पीछे जो है आपका एक स्की रिजॉर्ट बना है और वहाँ पे लोग आते हैं स्कीइंग करते। उनका ये नेशनल स्पोर्ट भी है स्कीइंग करना, लेकिन साथ में उनका टूरिज़्म है, उनका इंडस्ट्री है ये। अगर हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ें तो ये चीज़ बहुत आगे जा सकती है। लेकिन अभी तक मनाली में सब पोटेंशियल होते हुए भी, और बर्फ़ इतना ज़्यादा है, माउंटेन स्विट्ज़रलैंड से कंपैरिजन करें तो हमारे माउंटेन ज़्यादा बेहतर होंगे, लेकिन अभी तक भी यहाँ पे कोई ऐसी सुविधाएं हमने तैयार नहीं की। जबकि देखिए सब कुछ होते हुए कश्मीर हमसे आगे हैं, यहाँ तक कि गढ़वाल में वहाँ पे उन्होंने हमसे ज़्यादा सुविधाएं जुटा दी है। आर्टिफिशियल स्नो गन्स उन्होंने डेवलप किए हैं वहाँ पे। लेकिन अभी भी यहाँ पे ठीक है, हमारे यहाँ कुछ अच्छे एथलीट निकले 8-10 से जो इंटरनेशनल लेवल में नाम कमा गए। लेकिन अगर आप सुविधा की बात चले तो जब मैं स्कीइंग करता था बचपन से, करीब 78 से लेकर, जैसा सोलंग नाला था वैसा ही आज भी सोलंग नाला है। सिर्फ एक फ़र्क आया है कि वहाँ पे एक छोटा सा गंडोला लग गया 1 किलोमीटर का। पर विंटर स्पोर्ट्स या विंटर टूरिज़्म के नाम से देखेंगे तो अभी कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि खासकर हमारे गौड साहब यहाँ पे हैं, तो अगर ये इनकी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं, यहाँ पे कुछ आधारभूत सुविधाएं जुटाने की कोशिश करें या बड़े इन्वेस्टर को यहाँ पे इनवाइट करें, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि विंटर टूरिज़्म या विंटर स्पोर्ट्स और फ्लरिश होगा। बिल्कुल, ये मनाली की नीड है क्योंकि मनाली एक एडवेंचर हब के लिए भी जाना जाता है। उम्मीद करेंगे यही चर्चा का जो है मुख्य उद्देश्य है कि इस तरीके की जो ये डिमांड्स है वो आने वाले समय में पूरी हो, ताकि मनाली जो है 2035 तक पहुंचते पहुंचते ये तमाम जो चैलेंजेस हैं उसको सही तरीके से टैकल करें। अगले सवाल का जवाब जो है कपिल नेगी जी आपसे लेना चाहूँगा। आप मनाली के स्थानीय निवासी हैं, लगातार मनाली के बदलते स्वरूप को देखते आ रहे हैं, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो। बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं इस दौरान मनाली को फेस करने पड़ते हैं। बीइंग स्थानीय निवासी, आपको क्या लगता है ऐसे मुख्य तीनों सीज़न में क्या चैलेंजेस हैं जिनको टैकल करना बहुत ज़रूरी है ताकि स्थानीय लोग भी जो है उससे बेहतरी कर सकें, टूरिस्ट भी जो है वो आसानी से घूम सकें, और आप जैसे एडवेंचर जो व्यवसायी हैं या टूरिज़्म के व्यवसायी हैं वो अपनी आजीविका सही तरीके से कमा सकें? मुझे लगता है कि आने वाले सालों में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ट्रैफिक रहने वाला है, कि जो जिस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मनाली में फुटफॉल बढ़ा है और ट्रैफिक कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है, इसके लिए सबसे पहले तो हमारे को जो छोटे छोटे मनाली के इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, लिंक रोड्स है, ब्रिजेज़ है, उसको थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो ट्रैफिक जो एक जगह कंजेशन लग रहा है, जो अवेलेबल है हमारे पास, जो अवेलेबल नहीं है उसके बारे में हम अभी नहीं सोच रहे हैं, और वो ज़रूरी है, वो बहुत बड़े लेवल पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। लेकिन जो अवेलेबल पॉसिबिलिटीज़ है वो ये है। और दूसरा फिर सिस्टम पर बात आती है कि जैसे मान लीजिए आज जैसे बर्फ़ पड़ा, तो अब ये स्टॉर्म का वार्निंग ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से चला हुआ था कि पड़ सकता है, तो इसके लिए अभी तक हमने डेवलप नहीं कर पाए कोई सिस्टम। मुझे लगता है कि जैसे आज एकदम से जब हॉल्ट हो गया स्टॉर्म, तो सारे जो है टूरिस्ट रोड पर आ गए, तो उससे एक क्योस पैदा हो गया। मुझे लगता है कोई ऐसा सिस्टम हो कि भाई आज स्टॉर्म ख़त्म है और शायद 3-4 घंटे के लिए आप बिल्कुल रोक दीजिए चीज़ें, पहले आप उसको तरतीब से सही तरीके से कर दीजिए और उसके बाद आप ट्रैफिक सुचारू रूप से चला सकते हैं। कुछ इस तरह के जो सिस्टम्स हैं वो डेवलप करने पड़ेंगे, और मुझे लगता है जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उनको कंसीडर करके हमारे को अभी काम करना ज़रूरी है। बिल्कुल, क्विक रैपिड एक्शन हमारे पास होना चाहिए। और अगला सवाल मेरा रोशन लाल जी से जुड़ा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अभी कपिल नेगी जी ने जिक्र किया कि हमें बहुत चुटकियों में कहते लोगों को अलर्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सड़कों पर जिस तरह का जाम लगा हुआ है, तो क्या लगता है कि कितना हम लेट हैं रैपिड रिस्पांस देने में? क्योंकि जिस तरह से अभी स्नोफॉल हुआ, तो जो
10 मिनट का रास्ता है वहाँ पर आपको 6-6, 7-7 घंटे लग रहे हैं। तो इसमें कितना बदलाव आ सकता है और कैसे वो बदलाव लाया जाएगा ताकि क्विक रिस्पॉन्स हमें देखने को। इसी आपके सवाल से ही जो है एक कुछ बातें जोड़ना चाहूँगा। आप बहुत सारी ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, ख़ास तौर पे इसी विंटर सीज़न में, वहाँ पर किस तरीके से मैनेज किया जाता है ताकि आसानी से एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुँचा जाए? क्या मनाली में वो संभव है? संदीप जी, देखिए, सबसे बड़ा जो मैं यहाँ फील करता हूँ, हमारे यहाँ पहले तो इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। वहाँ पे मैं जब देखता हूँ कि जिस भी होटल में आप रहते हैं तो आपका फ्रंट डेस्क में हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे दूसरे कार्ड्स हो, जो भी है। लेकिन यहाँ अगर हम मनाली के किसी भी होटल में जाएंगे तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन, इवन टूरिस्ट होटल में तो इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, वहाँ एक सिर्फ मैप पकड़वा देते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन की वी आर लैकिंग, कि लोगों को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती है किसी भी तरह की, चाहे टूरिज़्म से रिलेटेड हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो, जो भी लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आज तक प्रॉपरली अवेलेबल है नहीं। हो सकता है कोई इंडिविजुअल होटल या इंडिविजुअल यूनिट प्रोवाइड कर रही हो, लेकिन ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो हमारे को ये डेवलप करना पड़ेगा कि पहले तो इन्फॉर्मेशन सब लोगों को अवेलेबल हो, फिर उसी कड़ी में आप उसको आगे जोड़ सकते हैं कि आज ठीक है जी, आज स्टॉर्म आ रहा है या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया, आज रोड ब्लॉक हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन आप सर्कुलेट कर सकते हैं। जब आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो ऐसे अलर्ट वाली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने ये काफ़ी महत्वपूर्ण जवाब दिया है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इस तरीके का एक सिस्टम बने ताकि जब भी ऐसी वेदर से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन हो जो तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो यहाँ पर पर्यटन व्यवसायियों के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि लोग जो हैं सुरक्षित तरीके से, बेहतर तरीके से मनाली में आसानी से घूम सके। कपिल नेगी जी, अगले सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूँगा। पिछले कुछ सालों में लगातार जो है एक हाई एंड एडवेंचर टूरिज़्म की तरफ मनाली को देखा जा रहा है, लेकिन हाई एंड एडवेंचर टूरिज़्म को करने के लिए मूलभूत सुविधाओं के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या कुछ ऐसे कदम ज़रूरी हैं ताकि इस वाले सेक्टर को भी इम्प्रूव किया जा सके? क्योंकि अगर आप इस सेक्टर को इम्प्रूव करते हैं तो विदेशी टूरिस्ट जो हैं वो मनाली की ओर आकर्षित होगा, लाहौल स्पीति की तरफ आकर्षित होगा, शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ आकर्षित होगा, किन्नौर उसमें जो है कहीं ना कहीं अपना अहम रोल रखता है। आप क्या समझते, क्या होना चाहिए? मैं खुद पिछले 10 सालों से विदेशी जो पर्यटकों को एडवेंचर टूरिज़म में, ट्रैकिंग या माउंटेनियरिंग में हम लोग कैटर कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि उन जितने भी मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मैक्सिमम पूरी दुनिया घूम चुके हैं, साउथ अमेरिका से लेके, नेपाल से लेके, और इंडिया के बारे में उनको हमेशा एक वो रहता है कि भाई इसकी तरह जगह उन्होंने नहीं देखी है। हमेशा एक पॉजिटिव नेचर वाइज और जो यहाँ के लोग हैं जो एक इफ़ेक्ट वो डालते हैं अपने क्लाइंट्स पर, ख़ासकर जो हमारे ये प्रोफेशनल्स हैं। आज भी इंडिया में अगर कहीं भी एडवेंचर टूरिज़म होता है तो हिमाचल के प्रोफेशनल्स की सबसे पहले बात होती है। आप कश्मीर लीजिए, कर्नाटका लीजिए, आप उत्तराखंड लीजिए, कहीं भी। पर मुझे लगता है कि अभी कुछ चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले है रेस्क्यू, हेली रेस्क्यू। वो जब तक नहीं होगा तो मुझे लगता है हम लोग इसको आगे नहीं ले पाएंगे। हेली रेस्क्यू से आपसे ही समझना चाहेंगे कि एक आम दर्शक जो है वो हेली रेस्क्यू को आसान भाषा में कैसे समझे, क्यों इतना महत्वपूर्ण है हाई एंड एडवेंचर की एक्टिविटी को जो है ऑपरेट करने? देखिए, जब आप रिमोट एरियाज़ में जाते हैं और एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल है, आपको अगर मैनुअली रेस्क्यू करना है तो आपको हफ्ते से 10 दिन भी लग सकते हैं। पर हम लोग अपने हिसाब से तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है वो कैरी करते हैं। पर अल्टीमेटली आती है टाइम की बात कि अगर मान लीजिए किसी को कोई इमरजेंसी होगी, किसी को अल्सर फट गया या कुछ हो गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास क्विक इवैक्यूएशन नहीं है। तो अब हाई एंड ट्रैकर जो टूरिस्ट है वो हमेशा ये पूछते हैं कि अगर कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे, तो हमारे पास आंसर नहीं होता उसका।
जब तक हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। इवन जैसे नेपाल एक एग्जांपल है, नेपाल में ये बहुत इफ़ेक्टिव सिस्टम है और जहाँ भी एडवेंचर टूरिज़्म हो रहा है वहाँ का प्राइमरी जो चीज़ है वो इवैक्यूएशन और रेस्क्यू है। बिल्कुल, तो सही समय पर रेस्क्यू करने के लिए सही टेक्निक्स होनी चाहिए, सही चीज़ों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। रोशन जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं सडन क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा होने लगा है और टूरिज़्म जो है वो बहुत कुछ डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर, क्योंकि लोग अट्रैक्ट होते हैं जब स्नोफॉल होती है। अगर इस तरह से इस स्पीड में ये क्लाइमेट चेंज होगा तो वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और इसको फिर सेफ गार्ड करने के लिए क्या कदम होने चाहिए? देखिए, मौसम तो पहले भी चेंज होता था, आज भी चेंज हो रहा। हो सकता है कि आज ज़रा शॉर्ट स्पेल में चेंज हो रहा है, पहले ज़रा लॉन्ग स्पेल में होता था, लेकिन इसके लिए हमारे को उसी तरह की तैयारियां रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास 12 महीने हैं। 12 महीने में एक जैसा मौसम कभी नहीं रहेगा। अगर मौसम चेंज होता है एक दिन 2 दिन, तो इस एक दिन आपको अगले दिन की तैयारी करने के लिए बहुत है, लेकिन हम उसके लिए खुद तैयार नहीं हैं। अब तैयार कौन होगा? क्योंकि अब मैं समझता हूँ इसमें एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि मनाली को जितना भी प्रमोट किया जा रहा है सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल में अगर आप प्रमोशन देखेंगे, आप मेरे से एग्री करेंगे कि शायद ही कोई प्रमोट कर रहा है। अगर कोई बोलेगा हु इज़ सेलिंग मनाली, नोबडी इज़ सेलिंग, एवरीबडी इज़ सेलिंग देयर ओन यूनिट्स, ओन होटल्स, ओन रिजॉर्ट्स। बट मनाली को सेल करना है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल में हो सकता है या गवर्नमेंट लेवल में हो सकता है, लेकिन वो शायद हम अभी लैग कर रहे हैं। और ये वेदर चेंज होना इट्स नॉट ए बिग डील। अगर हम उसके लिए इक्विप्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए और विजन क्या है मनाली को लेकर के वो यहाँ पर साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।